और क्या हाल है तुम लोग का, कैसा चल रहा है पढ़ाई लिखाई? चल रहा है ठीक ठाक। चलो, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात करा था गॉसेस लॉ का। आज हम लोग अब बात करते हैं कैपेसिटर के बारे में। चल देख ले। सबसे पहला पॉइंट तो यही बनता है कि कैपेसिटर का कैपेसिटी आप जानते हो कि C का वैल्यू जो होगा K एप्सिलॉन नॉट A बाई D। K क्या है भाई? तो डायरेक्टिव कांस्टेंट। एप्सिलॉन नॉट तो जानते हो एयर का परमिटिविटी। A क्या है? तो प्लेट का एरिया और D क्या है? सेपरेशन बिटवीन प्लेट। अब ये कहना बेकार है कि दो पैरेलल प्लेट, अगर सेपरेशन मतलब दो प्लेट होगा, अपोजिट नेचर का चार्ज कैरी करेगा, सर्टेन सेपरेशन से सेपरेटेड होगा तो कॉम्बिनेशन को कैपेसिटर बोलेंगे। ये सब तो जानता है। कैपेसिटर है तो कैपेसिटी कितना होगा? तो K एप्सिलॉन नॉट A बाई कितना? D के बराबर। मतलब ये है यहां से कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K के अगर A एंड D कांस्टेंट। दूसरा में कहा जा रहा है कि C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A के अगर K एंड D कांस्टेंट हो। और तीसरा में कहा जा रहा है कि C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D के अगर K एंड A सेम है। एरिया के लिए बात कर रहे हो तो एरिया से कहेंगे, यहां ध्यान देने का है थोड़ा सा, फॉर सर्कुलर एंड स्क्वायर प्लेट के लिए, मतलब अरेंजमेंट इस तरह का हो, ये पॉजिटिव है तुम्हारा, ये निगेटिव है और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो D के बराबर है। या आप कह लो कि स्क्वायर प्लेट है, इस तरह का प्लेट तुम्हारे पास है, देखने में जैसा भी लगे यार है स्क्वायर प्लेट, ये साइड लेंथ बराबर है, तो उस कंडीशन में एरिया जो होगा वो कुछ और नहीं R स्क्वायर, या एरिया जो होगा A स्क्वायर। मतलब कह सकते हो कि कैपेसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया नहीं, रेडियस को 2 गुना करोगे कैपेसिटी 4 गुना बढ़ जाएगा। तो अक्सर लगने लगता है रेडियस 2 गुना हुआ कैपेसिटी 2 गुना हो जाना चाहिए, नहीं। अगर सर्कुलर प्लेट के हेल्प से कैपेसिटर आपने बनाया है, रेडियस के 2 गुना करने पे कैपेसिटी जो आपका होगा वो 2 गुना नहीं, कितना गुना? तो 4 गुना इंक्रीज कर जाता है। स्क्वायर टाइम्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कोई दिक्कत है? बोल ले। यहां अगर बात करोगे लेकिन फॉर रेक्टेंगुलर के लिए एरिया जो होगा वो AB के बराबर। यहाँ स्क्वायर टाइम्स वाला कोई खेल नहीं। अगर आप साइड लेंथ का मतलब हुआ कि लेंथ को 2 गुना करोगे या विड्थ को 2 गुना करोगे, जैसा चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग बदलता चला जाता है। तो उस केस में रिजल्ट कंप्लीटली डिपेंड करेगा किस बात पे? तो लेंथ एंड विड्थ पे। चल यहां देख ले, मैं बोलूं कि अगर आप कह रहे हो कि एरिया नहीं बदले, सेपरेशन बिटवीन प्लेट नहीं बदले, लेकिन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल जाए, C1 बाई C2 जो होगा K1 बाई K2। डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देने से, सिर्फ डायलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दोगे तो K टाइम्स, यहां देखने से ही क्लियर है कि अगर यहां से बात कर लो ना तो एयर में एप्सिलॉन नॉट A बाई D, इसका मतलब C बाई C नॉट अगर कहोगे तो K, C बराबर K C नॉट के। हवा में जितना है
कैपेसिटी किसी कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर देने से डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना होगा कैपेसिटी उतना टाइम्स बढ़ जाता है। सिंपल सा एग्जांपल सुन ले, वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 80, अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में वाटर डाल दोगे तो उसका कैपेसिटी 80 गुना बढ़ जाता है। जितना है कैपेसिटी ओरिजिनल उससे 80 टाइम्स से वाटर डालने से इंक्रीज कर जाता है। तो मैं बोलूं कि यहां पे कहेंगे कि अगर एरिया नहीं बदले, सेपरेशन नहीं बदले, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदले तो क्या होगा, तो आप कह सकते हो। अब हम लोग कहेंगे कि रट्टा मारने का तरीका, तो रट्टा मारने का तरीका तो क्लियर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल C1/C2 K1/K2। अब कहोगे यहां पे देख लो, तो आपने पहले ही बोल रखा है यहां वहां कि क्या होगा, लेकिन यहां अगर कहें तो कह सकते हैं कि C1/C2 बराबर, जैसे मीडियम नहीं बदले, सेपरेशन बिटवीन प्लेट नहीं बदले, ना मीडियम बदले ना सेपरेशन बदले, एरिया चेंज कर जाता हो तो आप कहोगे ना मीडियम बदले ना एरिया बदले तो आप कहोगे C1/C2 जो होगा D2/D1। इसका मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रखने का C1D1 C2D2 प्रोडक्ट ऑफ आप कहोगे यहां पे, यहां कह सकते हो कि रेशियो ऑफ, यहां कहोगे तो कहोगे C/K। क्योंकि C1/C2 K1/K2 रखने से बढ़िया है कि याद रखना है कि अगर एरिया एंड सेपरेशन नहीं बदले तो C/K कांस्टेंट होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड सेपरेशन नहीं बदले तो C/A कांस्टेंट होगा, अगर K एंड A मतलब मीडियम नहीं बदले, एरिया नहीं बदले तो कहोगे C/D बराबर क्या होगा, कांस्टेंट रहेगा। अब एक सवाल दिमाग में आता है कि ये तो एक एक कर दिए, अगर मान लीजिए एरिया भी बदल गया, सेपरेशन भी बदल गया, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बदल गया, यार ओरिजिनल फार्मूला है ना लगाना, सब बदल गया तो ये तो है ही। अगर नहीं बदले तो क्या कहोगे, ये रिलेशन मैंने दिखा दिया, कोई दिक्कत बोल ले। अगला एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा फिर तो। मेरे से पूछ, मैं बोलूंगा ये सब बेकार का फॉर्मूला जो अभी हमने करा, सीधा फॉर्मूला तो यही है कि C = K∈0 A/D। इसका मतलब हो गया कि C/D/K A बराबर कांस्टेंट, CD/K। रट्टा मारना भी आसान है, CD/K बराबर कांस्टेंट। अब आप लिखते चलो, जैसे मैं एग्जांपल बोलता हूं, देख ले। प्रॉब्लम ने कहा कि एक दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है D, रेडियस दिया हुआ है R, मीडियम है दोनों के बीच में एयर। अगर कभी ऐसा हो जाए, इस समय कैपेसिटी प्रॉब्लम ने बोला कि C0 इक्वल्स कुछ और नहीं 10 माइक्रोफैराड है, या थोड़ा ज्यादा ले ले, 50 माइक्रोफैराड ले ले। प्रॉब्लम ने कहा कि अगर ऐसा हो कि इसका रेडियस इंक्रीज करा दिया जाए, सेपरेशन नहीं, सेपरेशन वही रहा, बीच का एयर ही रहा, लेकिन रेडियस बढ़ाकर आप कुछ और नहीं 2R कर दे रहे हो। दो पैरेलल सर्कुलर प्लेट, दो सर्कुलर प्लेट जो पैरेलली प्लेस करा गया स्मॉल डी सेपरेशन पे, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज दिया गया, कैपेसिटर फॉर्मेशन हुआ, कैपेसिटी 50 माइक्रोफैराड। अगर उस दोनों सर्कुलर प्लेट को हटाकर दो नया सर्कुलर प्लेट डाला जाए जिसका रेडियस 2R है, लेकिन चार्ज उतना ही डाला जाए, तो कह रहा है कि अब उसी सेपरेशन पे रहने पे कैपेसिटी क्या होगा, कैलकुलेट करो। कोई दिक्कत नहीं। देखो लगने लगता है कि अच्छा रेडियस R से 2R हुआ ना, दोगुना हो गया तो कैपेसिटी दोगुना हो जाएगा, लेकिन अभी अभी आपने पढ़ा था कि कैपेसिटी दोगुना नहीं होगा, क्या होगा, तो रेडियस के स्क्वायर टाइम्स इंक्रीज करेगा।
इसका मतलब आप कह सकते हो कि C1/C2 सेपरेशन सेम, मीडियम सेम, एरिया का डायरेक्टली R1/R2 का स्क्वायर। आप कहोगे C1 मतलब 50, आप कहोगे C2 का वैल्यू 50 इंटू 4, आप कहोगे 200 माइक्रो। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। सही है, एग्जाम्पल देख ले अगला। In case of a parallel plate capacitor of capacity 40 microfarad, if separation between plate increases to 2 times and gap between plate filled with dielectric slab of constant K equals 20, then find फाइनल कैपेसिटी। देखना प्रॉब्लम क्या कहा, इनिशियल मोमेंट में कैपेसिटी है 40, बाद में गैप को दोगुना कर दिया गया और कह रहा है डायलेक्ट्रिक डाल दिया गया जिसका कांस्टेंट 20 है। पहले नहीं कुछ है मतलब एयर मीडियम है। आपको कहा गया कि शुरू में एयर मीडियम है, बाद में मीडियम है। समझाने के लिए लिख रहा हूं और कोई बात नहीं है, लिखने का जरूरत नहीं है। कैपेसिटी इस टाइम पे बोलोगे तो बोला गया 40, सेपरेशन बोलोगे तो बोला गया D। इस टाइम पे तो आपको निकालना है, सेपरेशन बोला गया 2D। यहां तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट आप कह ही रहे हो, K1 है नहीं, और K2 का वैल्यू बोलोगे तो कुछ और नहीं 20 के बराबर। कोई दिक्कत है बोल? तो हम लोग को कैलकुलेट करना है C2 का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने क्या बोला, ये देख, यहां फॉर्मूला अपने पास क्या है, CD/K का, इसका मतलब हो गया कि C1 D1/K1 A1 बराबर C2 D2/K2 A2। अब देख C1 क्या है तुम्हारा 40, D1 तो D दिया हुआ है, K1 कितना है 1, एरिया में कोई बदलाव बोला नहीं, प्रॉब्लम। C2 तो तुम्हें निकालना है, D2 तुम्हें 2D दिया हुआ है, K2 का वैल्यू 20 दिया हुआ है और A2 तो निकल गया, देख ले। C2 का वैल्यू कहोगे कुछ और नहीं 400। तो बस फार्मूला अगर याद है कि CD/K बराबर कांस्टेंट, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस पुटिंग गेटिंग मार ले। जो वैरी करेगा बदल दो, जो नहीं बदलेगा कांस्टेंट रख के सवाल निकाल दो, कोई दिक्कत। अगला देख लो। हम लोग कहते हैं टाइप्स में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटी अगर कहोगे तो कहते हैं एप्सिलॉन नॉट A/D। दो प्लेट पैरेलल में रखा होता है, दोनों के बीच का जो गैप है वही ये D है और A क्या है, प्लेट का एरिया, कैपेसिटी बोलोगे। अगर मीडियम मतलब डायलेक्ट्रिक इंसर्ट करोगे बस K से गुना कर देना है।
ये कहीं और नहीं, ये कहां पे, तो एयर मीडियम में है। लेकिन अगर यही मीडियम में हो जाए तो आप सीधे सीधे बोलोगे कि एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, ये कहां, तो मीडियम में। किस मीडियम में, तो जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर है। कोई दिक्कत है? अब के कप्पा कांस्टेंट नहीं, अब के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब एप्सिलॉन आर जिसको बोलते थे उसी को अब हम लोग के बोलने लगे। ये एक्चुअली एप्सिलॉन आर है, लेकिन अब इस चैप्टर में सारे ऑथर जो यूज करते हैं सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो के से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग भी के ही बोलेंगे। कोई दिक्कत, बोल ले। आगे देख, अगर कहते हो स्फेरिकल कैपेसिटर, एक पे तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, एक पे तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। अब कहोगे कैपेसिटी बनेगा कितना, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई ए। इसका मतलब कैपेसिटी को बोलोगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। देखो, कैपेसिटर फॉर्मेशन के लिए दो प्लेट का होना जरूरी है, दोनों पर चार्ज अपोजिट नेचर का होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो कैपेसिटर बनेगा ही नहीं। तो मैं आपको यह बताऊं कि फॉर सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बोला जाए, सॉलिड है तो दूसरा लेयर तो मुझे पता ही नहीं। अगर आपने इस पे पॉजिटिव दिया तो यहां पॉजिटिव है, कैपेसिटर ये बनाएगा कैसे, तो ये अपने कारण इंडक्शन करेगा। कहां तक, तो इंडक्शन होगा अप टू कहां तक, इनफाइनाइट तक, थ्योरेटिकली इनफाइनाइट तक। याद करो, अगर इनफाइनाइट पे जाकर एक नया लेयर बना, कौन सा, तो नेगेटिव, कितना सेपरेशन, तो इनफाइनाइट सेपरेशन। अब जरा सोच, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों मिलकर कैपेसिटर बनाएगा कि नहीं बनाएगा, आराम से बनाएगा। अगर बनाएगा तो कैपेसिटी, सॉलिड स्फीयर के लिए अगर बोला जाए तो कुछ और नहीं, क्या बोलोगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए के बराबर। अगर कहा जाए कि सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, अगर सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए बोलोगे, देख लो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए क्या कहोगे, तो सिलेंड्रिकल मतलब ये है तुम्हारा this is A, this one is B। कहोगे कैपेसिटी कितना होगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L बाई ln B बाई A के बराबर होगा। मतलब अंदर वाले का रेडियस तुम्हें पता हो, बाहर वाले का रेडियस तुम्हें पता हो तो कोई दिक्कत नहीं, पुटिंग गेटिंग मार लोगे। 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइडेड बाई ln B बाई A, जो भी होगा वही तुम्हारा कैपेसिटी होगा। कोई दिक्कत है, बोल। आगे देख बाबू, तो हम लोग कहेंगे कि कैपेसिटर के लिए अब हम लोग बात करते हैं कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन में कौन सा, तो सीरीज कॉम्बिनेशन। एक ही प्रॉपर्टी बस याद रखना है और वो ये, दो रहे, चार रहे, 200 कैपेसिटर लगा हुआ हो, लेकिन सभी से होकर अगर चार्ज बराबर फ्लो करेगा तो कॉम्बिनेशन का नाम कौन सा बोलोगे, सीरीज। बस एक ही रूल है, सबसे होकर चार्ज इक्वल होना चाहिए। सभी से होकर चार्ज बराबर का मतलब देख लें।
सबका चार्ज सेम। अगर चार्ज सेम है तो बाकी क्या होगा भाई, देख ले। कॉम्बिनेशन के लिए फॉर्मूला बोलोगे क्या कहोगे, तो कह सकते हो 1/c इक्विवेलेंट जो होगा 1/c1 1/c2। कॉम्बिनेशन का अगर बात करोगे तो क्या कहोगे, तो कहोगे 1/c1 1/c2 1/c3 एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि C इक्विवेलेंट हमेशा याद रखना, जो C इक्विवेलेंट होगा वो सिस्टम का जो सबसे छोटा कैपेसिटी होगा कैपेसिटर का, हर हाल में इक्विवेलेंट उससे भी ज्यादा छोटा होगा। मतलब अगर मान लो 1 माइक्रोफैराड 100 माइक्रोफैराड 10,000 20,000 माइक्रोफैराड सीरीज में लगा दिया गया, तो इक्विवेलेंट जो होगा वो 1 माइक्रोफैराड से छोटा होगा, बड़ा होने का कोई चांस नहीं होता। क्लियर है? इस कॉम्बिनेशन में चार्ज तो सबका सेम है, लेकिन आप कहोगे Q सेम है। फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि Q इक्वल सी भी, V इक्वल्स कितना Q/C, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, बड़ा ही काम का फॉर्मूला है। मतलब इस कॉम्बिनेशन के लिए आप अगर बात करो तो मैं बोलूं कि C गुना V जो होगा वो कांस्टेंट होगा। 3 नहीं 300 कैपेसिटर लगा हुआ है, कैलकुलेशन करने में हर कैपेसिटर का चार्ज इनटू उसके टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस ऑलवेज क्या होगा, सेम। फायदा देख ले, 3 कैपेसिटर of capacity 10 microfarad 20 microfarad 50 microfarad are connected in series. बड़ा छोटा सा सवाल लेकिन अच्छा सवाल होता है। अब देख सवाल ने क्या बोला कि 3 कैपेसिटर है, ये और ये तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। प्रॉब्लम ने खुद बोल रखा है ऐसा, दिस इज C1 दिस इज C2 दिस इज C3। मुझे पक्का नहीं पता लेकिन मैं बोल सकता हूं कि इसके अक्रॉस का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको प्रॉब्लम ने बोला ये V1, इसके अक्रॉस का V2 और इसके अक्रॉस का। अब ये मत दिमाग लगा लेना कि ये नीचे है ये ऊपर में है, यार ये लिखने का तरीका हो गया बस। V2 का वैल्यू प्रॉब्लम ने दिया है, कितना दिया, तो कहा कि ये 30 वोल्ट है। पूछ रहा है V1 और V3 बता। इस तरह के प्रॉब्लम में देखोगे बच्चे बेवजह का चार्ज कैलकुलेट करते हैं कि यार चार्ज कितना फ्लो कर रहा है, फिर Q बराबर CV लगा के एक एक करके सॉल्व करता जाएगा। बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। क्यों करोगे ऐसा? कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज। फॉर्मूला कौन सा, C इंटू V बराबर कॉस्ट है। मतलब आप कह सकते हो C1 V1 C2 V2। C1 कितना, C1 लगा 10, V1 कितना है तेरा, निकालना है तुम्हें। C2 कितना है तुम्हारा 20, V2 कितना है तुम्हारा 30, 0 गया, V1 का वैल्यू निकल गया 60 के बराबर। पक्का, गारंटी के साथ पक्का यार। अगर आप कहते हो आगे देख लो C2 V2 C3 V3, C2 कितना है तुम्हारा 20, V2 कितना है 30, C3 कितना है तुम्हारा दे रखा 50 और V3 तो तुम्हें निकालना ही है। कहां कोई दिक्कत है? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जब कभी भी कनेक्शन हो तो हमेशा याद रखना कि सभी के लिए प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, ये प्रोडक्ट ऑफ कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर कांस्टेंट होगा। क्लियर? आगे देख ले।
अगला देख, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में बात करो, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल जो है, लिखना क्या है, नेट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टर्मिनल इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के समेशन के बराबर होगा। जैसे आपको कहा गया कि ये आपको कहा गया 20 वोल्ट है, ये 10 वोल्ट है, ये कहा गया 15 वोल्ट है, ये कहा गया 25 वोल्ट है, तो ए और बी के बीच कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस कितना, तो VA माइनस VB, क्योंकि चार्ज इधर से इधर जा रहा है तो चार्ज ऑलरेडी फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर, इसलिए ए से बी तक अगर बोला जाए सिंपली ऐड कर लोगे, नया कुछ करने का जरूरत नहीं, इतना ही वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा। इसका मतलब दो टर्मिनल के बीच अगर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाने का इरादा रखते हो, कांस्टेंट चार्ज सप्लाई तो है, तो आपको कोई और नहीं, कौन सा कॉम्बिनेशन, तो सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हेल्प कर देगा। ऐसा ही है, देख ले अगला, इन केस ऑफ कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स, combination used to सेल से जितना चार्ज, मान लो सेल का कॉम्बिनेशन हमने करा और मैंने देखा कि भाई 20 माइक्रोकूलम चार्ज मुझे मिल रहा है, जबकि हमारी जरूरत है सिर्फ 5 माइक्रोकूलम की। कहता कौन मेरा हेल्प करेगा, कोई और नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन तेरा हेल्प करेगा। कैसे देखे, एक कैपेसिटर मैंने लगाया और एक से लिए कनेक्शन करा, C कैपेसिटी है Q1 का वैल्यू बोलेगा कितना, तो C इंटू E के बराबर। अब एक काम कर ले, एक के जगह पे 3 लगा, हो गए 3 ही क्यों यार, 4 लगा ले, 5 लगा ले, तुम्हारी मर्जी, जितने मन करे लगा ले। सबसे पहली बात तो ये है कि इसके C इक्विवेलेंट कितने होंगे, वन बाई सी वाला फॉर्मूला। अगर C इक्विवेलेंट इतने निकल गए, EMF ये है, तो आप बोलोगे Q2 का वैल्यू देख लो C/3, इसका मतलब Q2 Q1/3 के बराबर। मैंने कहा कि नेट चार्ज विथ ड्रॉन फ्रॉम सेल से निकलने वाला नेट चार्ज को घटाना है, कोई और नहीं, आपको कौन, सीरीज कॉम्बिनेशन आपका हेल्प कर देगा। कोई दिक्कत है? अगर आप कह रहे हो कि बहुत सारा मतलब n कैपेसिटर है और सबका कैपेसिटी सेम है, तो 1/C इक्विवेलेंट के रूल के हिसाब से बात करोगे तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू जो होगा 3 है, 4 है, 5 है, 10 है, 50 है, मतलब नहीं है, जितना होगा नंबर से डिवाइड कर लेना, नंबर से डिवाइड कर लोगे, जो होगा वही आपका, कुछ और नहीं, क्या देगा, इक्विवेलेंट वैल्यू दे देगा। अगर 4 है 4 से कर लो, 5 है 5 से कर लो, 50 है यार 50 से कर ले, जितना रहेगा उसके नंबर से डिवाइड कर दोगे, एक के कैपेसिटी को नंबर ऑफ कैपेसिटर से डिवाइड करोगे, C इक्विवेलेंट का वैल्यू मिल जाएगा। क्लियर है? आगे देख लो, बाद में बहुत सारा केसेस का देखेंगे, स्लैब इंसर्ट करेंगे, आधा करेंगे, पूरा करेंगे, तरह तरह का केस आएगा, लेकिन फिलहाल तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो देख लें। पैरेलल कॉम्बिनेशन, सभी कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल एक साथ, मतलब पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल से और नेगेटिव टर्मिनल एक साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल से अगर कनेक्ट करा हुआ हो तो कॉम्बिनेशन का नाम क्या कहेंगे, पैरेलल। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच जो होगा
चार्ज थ्रू each may are same or different. सभी के क्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस सेम होना चाहिए, लेकिन चार्ज सबका सेम हो ये जरूरी नहीं है। चार्ज सेम भी हो सकता है, चार्ज अलग अलग भी हो सकता है। अब कहोगे रिलेशन कौन सा फॉलो करेगा, आप रिलेशन सीधे कहोगे C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर मान लो सारे की कैपेसिटी इक्वल है तो C इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना, इसका मतलब स्टार करके एक रिलेशन जरूर कहेंगे कि C इक्विवेलेंट पैरेलल बाय C इक्विवेलेंट सीरीज अगर बोलोगे तो आप कह सकते हो। बड़ा काम का फॉर्मूला है तुम्हारे लिए। प्रॉब्लम क्या कहेगा, कहेगा 5 कैपेसिटर को सीरीज में जोड़े, इक्विवेलेंट आया 10 माइक्रोफैराड। अगर उसी 5 को पैरेलल में जोड़ दोगे तो इक्विवेलेंट कितना, एग्जांपल लगा ले। 5 कैपेसिटर each of same capacity connected in series, then their equivalent capacity (20 microfarad). All are connected अगर सभी को पैरेलल में लगाओगे तो C इक्विवेलेंट कितना होगा, कैलकुलेट कर देख ले भाई, मैं बता रहा हूं। C इक्विवेलेंट पैरेलल, C इक्विवेलेंट सीरीज। अब कहोगे पैरेलल वाला चाहिए तुम्हें, n स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 20। हो तो गया, कहां कोई दिक्कत है बता। तो हम लोग कहेंगे पैरेलल और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर है तो हम लोग कहेंगे इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट देख ले। अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 है तो इसका मतलब है कि C इक्विवेलेंट जो होगा लार्जर देन लार्जेस्ट, जो सबसे बड़ा है इक्विवेलेंट उससे भी बड़ा होगा। सीरीज में जो सबसे छोटा है इक्विवेलेंट उससे भी छोटा होगा, पैरेलल में जो सबसे बड़ा है इक्विवेलेंट उससे भी क्या होगा, ज्यादा बड़ा होगा। कॉम्बिनेशन का यूज क्या करेंगे, तो हम लोग कहेंगे देख लो, अगर कॉम्बिनेशन यूज करते हो नेट चार्ज जो सेल आप यूज कर रहे हैं उस सेल से अगर नेट चार्ज जो विथड्रॉ हो रहा था अगर बढ़ाना चाहते हो, घटाना चाहते हो तो सीरीज, बढ़ाना चाहते हो तो पैरेलल। कैसे देख लो, मैं बता रहा हूं। आपने कहा कि एक कैपेसिटर आपने लगाया, लगा ले कोई बात नहीं। Q1 चार्ज गया, EMF Q1 का वैल्यू कितना, C के बराबर। C इस दोनों के बदले अगर एक बोलोगे पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो क्या कहोगे, Q2 का वैल्यू देख लो, कोई दिक्कत है बोल लो।
तो हम लोग कहेंगे कि इस केस में जो होगा कि क्या चार्ज का वैल्यू वो इंक्रीज कर गया या डिक्रीज कर गया, तो चार्ज का वैल्यू क्या हुआ, इंक्रीज कर गया। कहीं कोई दिक्कत है? आगे तो अगर चार्ज विथड्रॉन फ्रॉम सेल बढ़ाना हो तो कॉम्बिनेशन कौन सा, पैरेलल, घटाना हो कॉम्बिनेशन कौन सा, सीरीज। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये देखिए, भी जो है इस केस में कांस्टेंट है और आप कहते हो Q इक्वल CV। इसका मतलब हो गया कि चार्ज जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटी के, या कह लो Q बाई C बराबर कांस्टेंट। इस केस में जिसका कैपेसिटी ज्यादा होगा उसका चार्ज भी ज्यादा होगा, जिसका कैपेसिटी कम होगा उसका चार्ज विथड्रॉन फ्रॉम सेल भी क्या होगा, कम होगा। कैपेसिटी ज्यादा चार्ज ज्यादा, कैपेसिटी कम चार्ज कम, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम। फायदा बहुत सारा है तुम्हारा, देख लो। एग्जांपल लगाते हैं। मैंने कहा कि एक सिंपल सा सर्किट लिखते हैं, फायदा तुम्हें समझा देते हैं क्या एडवांटेज है। C1 10 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 20 माइक्रोफैराड, C4 इक्वल्स कितना बोलोगे तो आप कह लो 30 माइक्रोफैराड, C5 इक्वल्स 15 माइक्रोफैराड, और ये कह दिया EMF कह दिया 20 वोल्ट। प्रॉब्लम ने कहा कि फाइंड चार्ज ऑन ईच। सभी कैपेसिटर पे पूछ रहा है प्रॉब्लम आपसे कि चार्ज बता। इस तरह के सर्किट को सॉल्व करने के लिए अगर आप सर्किट मेथड का यूज करोगे बहुत टाइम टेक करेगा। बहुत टाइम क्यों? कि यहां आकर चार्ज का 3 बंटवारा होगा, 1 2 3। अगर तीनों लूप में घूमोगे तो 3 इक्वेशन तो ऐसे ही खड़ा हो जाएगा यार। और तुम लोग मेरे बारे में नहीं, अपने बारे में खुद बढ़िया जानता है कि एक इक्वेशन रहे तब तो सॉल्व करना मुश्किल रहता है, 3 कहां से करेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए तरीका देख ले। कैपेसिटी जितना टाइम्स बड़ा होगा चार्ज उतना ज्यादा रहेगा। देखो माना कि यहां पे आया चार्ज Q, मुझे नहीं पता कितना आया, कुछ तो आया होगा, Q मान लिया। यहां पे 3 पार्ट में बंटवारा हुआ यार, ये तीनों कौन से कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल। अगर ये तीनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आप कुछ मत करो, जो सबसे छोटा कैपेसिटी वाला है कैपेसिटर उसमें चार्ज मान लो बड़ा वाला में मल्टीप्लाई करते चलो। तुम कहोगे जरूरी है छोटा वाला में, नहीं यार किसी में मान लो, लेकिन मैंने इसलिए सजेस्ट करा क्योंकि जो छोटा वाला में मानोगे बड़ा वाला में मल्टीप्लाई होगा तो पॉइंट वाला चक्कर नहीं, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 3.5 4.5 4.6 इस तरह का आएगा, 0 पॉइंट वाला चक्कर नहीं आएगा। तो एडवांटेज उठाने के लिए छोटे वाले में मान लो बड़ा वाला में मल्टीप्लाई करना। इसमें तीनों में देखो सबसे छोटा यही है, मैंने मान लिया Q1। कहोगे इसमें कितना होगा, नहीं पता, बोलते हैं Q2। यही बात तो मैं बोल रहा था, अगर आप सॉल्व करोगे तो सर्किट सॉल्व करना पड़ेगा 3 बार, 3 इक्वेशन आएगा। बचना चाहते हो तरीका है तुम्हारे पास, Q1 बाई 5 इक्वल्स Q2 बाई 20। मतलब Q2 का वैल्यू निकल गया 4Q1। Q1 बाई 5 इक्वल्स Q3 बाई 30। Q3 का वैल्यू निकल गया 6Q1। अब एक ही अननोन रहा Q1, क्यों? क्योंकि Q2 Q3 का काम तो तुमने यही फिनिश कर दिया। अब जरा एक बात देख,
कि भाई जो Q गया यही बटा है ना यहाँ पे। अगर यही बटा है तो आप कह सकते हो Q इक्वल्स Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, मतलब Q का वैल्यू कहोगे Q1, Q2 के जगह 4Q1, स्वाभाविक रूप से अगर यही यहां बटा तो फिर से रिकंबाइन होके निकलेगा। तो लेकिन सवाल है सभी पे चार्ज निकालना है, कैसे निकालो? तो नाउ देख लो, इतना सर्किट नहीं, एक सर्किट सॉल्व करना है, क्योंकि सर्किट का रूल बस इतना ही होता है कि पॉजिटिव से चलिए निगेटिव तक पहुंच जाइए। जिधर से घूमना था कहोगे ऊपर से, जरूरी है नहीं तुम बीच से घूमना, ऊपर नीचे काट दो, नीचे से जाना नीचे वाले को रहने दो, ऊपर और बीच वाले को काट दो। मतलब मेरा कहना बस इतना है, पॉजिटिव से निकलोगे निगेटिव तक पहुंच जाना है, रास्ता चुनना तुम्हारा काम है, मेरा नहीं। EMF 20, अब जरा देख, यहां से अगर चलते हो तो सबसे पहले यहाँ Q, यहाँ पे बोल रहे हो Q1, यहाँ पे बोल रहे हो Q, नेट क्लोज लूप में 0, मतलब Q डिवाइडेड बाई 10, Q1 डिवाइडेड बाई 5 प्लस Q डिवाइडेड बाई 15 माइनस 20 बराबर 0। अब लगा दो, अब कहोगे Q बाई 10, Q1 का वैल्यू तो आपने पहले ही लिख रखा है, देख एक ही इक्वेशन में काम हो गया, Q निकल जाएगा। और जब Q निकल जाएगा तुम कहोगे Q1 कितना होगा, तो Q निकल गया, Q1 निकल गया, Q1 निकल गया, Q2 निकल गया, Q3 निकल गया, सब तो हो गया। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का ये बहुत बड़ा एडवांटेज है कि अगर पैरेलल में लगा हुआ है तो आपको लूप लॉ लिखने के चक्कर से मैक्सिमम टाइम ये बचा देगा। खास करके अगर बात करो कि नीट में एंड जेई मेन के पेपर में, जेई एडवांस में सर्किट का फंडा रहेगा तो आपको सॉल्व करना है, क्योंकि वो थोड़ा सा अलग देता है। लेकिन अगर जेई मेन तक का बात करो तो आप पैरेलल कॉन्सेप्ट का जो यूज करोगे बड़ा आराम से उसके हेल्प से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत? आगे देख ले। देखो इस तरह का, C1 बोला 10, C2 बोला 5 को 20 ले ली, 30 हो गया, ऐसा सब क्या करोगे? तो मैं तो यही बोलूंगा भाई कि प्रॉब्लम में गड़बड़ी शुरू यहीं से हो रहा है, एक इधर जा रहा है, एक ये कॉम्बिनेशन। ये जो पूरा का पूरा ऊपर वाला सेक्शन है उसके अकेले ये पैरेलल में है, पूरा ऊपर वाले का अकेला ये पैरेलल है। अगर ऐसा है तो आप क्या कह सकते हो, तो आप सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट निकाल लो। इसका इक्विवेलेंट कैसे निकलेगा? इसका इक्विवेलेंट हो गया, ये देख लो, ये दोनों पैरेलल मतलब 50,
अब हो गया 10, 50, 20, तो आप सीधे सीधे सी इक्विवेलेंट का वैल्यू कहेंगे 10 इंटू 50 इंटू देखो जितना भी कैपेसिटर होगा सभी की कैपेसिटी को मल्टीप्लाई कर दो। पैरेलल ये सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला सीधा सीधा है, सभी के जैसे 1/C1 1/C2 1/C3 है, तो कुछ नहीं करो, सबको मल्टीप्लाई कर दो, एक एक छोड़ के नीचे लिख दो। जैसे 2 रहता तो C1 C2/C1 + C2, 3 रहेगा C1 C2 C3, 3 है। पहली बार में 1 को छोड़े C1 C2, दूसरी बार में 2 को छोड़े C1 C3, तीसरी बार में C3 को छोड़ दिए C1 C2 के बराबर, मतलब C1 C2 ये पहली बार में 3 को छोड़े C1 C2, दूसरी बार में 2 को छोड़े C1 C3, तीसरी बार में 1 को छोड़े C2 C3। तो आप एक एक छोड़ के ऊपर में जितना रहेगा मल्टीप्लाई कर दो, नीचे में एक एक छोड़ के लिख दो, जो होगा तुम्हारा वही सी इक्विवेलेंट होगा। मैंने वही करा, तीनों को मल्टीप्लाई एक एक छोड़ दिए। हालांकि जीरो वाले में तो और एडवांटेज है, जीरो रहे तो जीरो को हटा के ही लिख दो। क्यों हटा रहे हैं समझ लोगे तुरंत। हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया 10, देख लो यार, 2 जीरो तो कट गया, 2 जीरो हट गया तो क्या करोगे, तो 50 इंटू 2 100 हो गया, नीचे में 2 जीरो सबका हट गया, ये 5 ये 10, कैलकुलेशन करना आराम से घर पे बैठ के। मतलब 20/7। अब आप ये कह रहे हो कि 20/7 और ये 50 दोनों पैरेलल में, 20/7 इसके बदले एक आया और ये 50 कौन से कॉम्बिनेशन में, पैरेलल में। तो मैं बोलूं कि दिस इज Q1 कोई दिक्कत कहां है, Q2 अपना कनेक्शन रखता है, तो Q2 का वैल्यू कितना, तो 50 इंटू 50, और Q1 अपना रखता है मतलब 20/7 इंटू 50, कैसे, ऊपर वाला मिटा दो नीचे का सर्किट, नीचे वाला मिटा दो ऊपर का सर्किट। लेकिन सवाल है कि ये निकल गया तो चार्ज C2 और C3 पे कैसे निकालोगे, C2 C3 मुझे नहीं पता, आप कह सकते हैं Q3 और Q4। तो मेरे ख्याल से आप अगर कहना चाहते हैं तो बिल्कुल कह सकते हैं, कितना बोलिएगा। तो मैंने बताया था Q/C जो होगा वो हमेशा याद करो, मतलब ये कैंसिल हो गया, Q4 का वैल्यू होगा 3/2 Q3, एंड ऑल्सो जो Q1 आया है यही बटकर Q3 प्लस Q4 हो रहा है। Q1 कितना, तो 1000 डिवाइडेड बाय 7 Q3, इस तरह के प्रॉब्लम में एक किसी कैपेसिटर को कह देगा C2 पे निकालो चार्ज, C3 पे निकालो चार्ज, C4 पे, किसी एक पे पूछ देगा कि चार्ज का वैल्यू कितना है, निकाल लो, निकल जाएगा जी। चल आगे देख ले। तो
आपको बड़ा एडवांटेज देगा, सर्किट सॉल्व करते इसमें बड़ा हेल्प करेगा तुम्हारा ये मेथड। क्या पैरेलल वाले में ले लेना, फॉर्मूला तो क्लियर है, Q बाई सी जो होगा वो हर हाल में क्या होगा, तो कांस्टेंट रहेगा सबके लिए। देख लो सी को वैल्यू निकालना है, सिंपल सिंपल सा सर्किट कर ले। कुछ करना नहीं है। C1 हो गया 10, C2 दिया 20, C3 दिया 30, C4 दिया 40, सब माइक्रोफैराड है। आपको बोल रहा है इक्विवेलेंट निकाल। देखो कहीं भी जैसे C4 है, C4 पैरेलल है किसका, क्या C2 का नहीं, क्या C3 का नहीं, C2 C3 के कॉम्बिनेशन का जो टर्मिनल है उसके क्रॉस हो रहा है। मतलब सबसे पहला खेल यही करो, इस दोनों को हटाओ, कौन सा, तो सीरीज का मतलब इसके बदले C इक्विवेलेंट, आप कहोगे C5 नाम दो, 20 इंटू 30 बाई 20 प्लस 30, प्रोडक्ट बाई एक एक छोड़ के लिखना बताए थे थोड़ी देर पहले। अब क्या कहोगे, तो आप कहोगे 600 डिवाइडेड बाई 50, तो कैसा बनेगा डायग्राम, ये हो गया 12, ये हो गया 40, ये हो गया तुम्हारा 10। अब देख ये दोनों कौन से कॉम्बिनेशन लग रहा है, आप इसके कहोगे C इक्विवेलेंट, पैरेलल है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम पैरेलल हो गया। इसका मतलब अब जो तुम्हारा रिजल्ट बन रहा है वो ये है, दिस इज 52, दिस इज 10, C इक्विवेलेंट 10 इंटू 52 बाई 10 प्लस 52, वो तो गया। तो बस सिंपल सा टर्म्स रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा, कहेगा इक्विवेलेंट कितना है कैलकुलेट करो। जैसे एक और एग्जाम सेकंड नंबर देख ले, एक मान लो बी का मतलब ये सरफेस का कोई पॉइंट दिया गया बी, तो कंडक्टर है हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। आपको ए एंड बी के बीच में पूछ रहा है कितना होगा कैपेसिटी बता, तो पहली बात ये कि अरेंजमेंट ही पता नहीं चल रहा है कि भाई कौन सा है सीरीज या पैरेलल, तो पहले इसको प्रॉपर्ली अरेंज करो। ए और बी यहाँ पे है, देखो यहां से यहां तक सब ए है, ए और बी के बीच एक कैपेसिटर है, सबका कैपेसिटी सेम। ए और बी के बीच, क्योंकि ये पॉइंट भी तो बी ही है, एक और कैपेसिटर है ए और बी के बीच, क्योंकि ये भी बी है। तुम कहोगे यहाँ पे लिखा हुआ है यार पूरा कंडक्टर सब जगह पोटेंशियल सेम, एक और लगा हुआ है। अब जरा देख, पता नहीं चल रहा था लेकिन अब पता चल गया, सी इक्विवेलेंट 3C होगा। क्लियर है? तो आपको दिया रहेगा कॉम्बिनेशन, आपको कहेगा इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने, कर लोगे। अगला देख लो, देख लो, two solid sphere of radius A and B are placed far away, बहुत दूर रखा गया एक दूसरे से, and is connected with help of conductor. Then find
इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। टू चार्ज सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस दिया हुआ है, देख लो। एक स्फीयर यहां है तुम्हारा ए, दूसरा स्फीयर तुम्हारा यहां है बी। देखो एक बात मैं बताता हूं यार, ये अपने आप में एक कैपेसिटी डेवलप कर रहा है और आपने वैल्यू बोला हुआ है, इसके भी खुद की कैपेसिटी है और वैल्यू आपने बोला हुआ है। प्रॉब्लम ने कहा कि इसको कंडक्टर की मदद से जोड़ दो। इसका मतलब हुआ कि फाइनल पोटेंशियल ऑफ बी जो होगा दोनों का फाइनल पोटेंशियल सेम है, दोनों का दूसरा टर्मिनल इनफाइनाइट पे है, मतलब उसका भी पोटेंशियल सेम है। इसका मतलब इस कैपेसिटर और इनफाइनाइट के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब इस स्फीयर और इनफाइनाइट के बीच, वही इसके और इनफाइनाइट के बीच होगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाए तो कॉम्बिनेशन कौन सा? पैरेलल। इसका मतलब सी इक्विवेलेंट कितना लगाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कोई दिक्कत है बोल लो। अगला अगर कहते हो डायरेक्ट यही अर्थिंग दिखाते हैं। रेडियस कह रहा है ए, एक स्फेरिकल सेल है ए रेडियस का, कॉन्सेंट्रिक दो टोस बी और सी रेडियस का रखा गया, अटैच कर दिया गया। प्रॉब्लम कहता है कि आप ये बताओ मुझे कि इस कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटी क्या होगा। एक बात मैं बताऊं यार, यहां अगर माइनस चार्ज है ना, स्वाभाविक रूप से यहां पे डेवलप कर जाएगा कौन सा? प्लस। सही है। प्रॉब्लम कह रहा है ये चूक गया ना, क्यू चार्ज आपने दिया हुआ है, तो मान लो इसके Q1 चार्ज यहां आ गया है, यहां पे क्या कहोगे? यहां पे चार्ज चला गया बाकी का, Q2। एक बात ये समझ पाए, अगर इसको तोड़ोगे तो मेरे ख्याल से ये तुम्हारा हो रहा है ए एंड बी रेडियस का, यहां पॉजिटिव यहां नेगेटिव अर्थिंग है, तो जैसे ही चार्ज का बंटवारा हुआ इनर पे आया, अर्थिंग के कारण खींचकर नेगेटिव डेवलप कर दिया, तो ये एक कैपेसिटर का फॉर्मेशन करवा दिया। कितना? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी बाई बी माइनस ए। अकेला खाली पड़ा हुआ ये कौन सा? तो रेडियस इज सी, कौन सा चार्ज? तो प्लस। दूसरा लेयर नहीं पता कहां है, तो इनफाइनाइट पे। अगर इनफाइनाइट पे है, क्योंकि इंडक्शन कराएगा तो इनफाइनाइट पे डेवलप करेगा, अगर करेगा तो C2 कितना? तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सी। अब जरा सोचो, इनफाइनाइट पे कौन डेवलप किया? तो नेगेटिव।
पोटेंशियल कितना तो 0। इसका अर्थिंग है, इसका मतलब इसका भी पोटेंशियल कितना तो 0। जो पोटेंशियल इसका होगा वही पोटेंशियल इसका। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इसके बीच होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस इसके और इनफाइनाइट वाले के बीच होगा। कैसे, एक बार और अच्छे से समझ लो। दूसरा लेयर जो डेवलप करेगा चार्ज, नेगेटिव इंडक्शन होगा, वो कहां पे होगा? इनफाइनाइट पे होगा। अगर इनफाइनाइट पे है तो उसका पोटेंशियल कितना? तो पोटेंशियल 0। इसका अर्थिंग कर दिया गया तो इसका पोटेंशियल कितना? तो 0। यहां ये जो दोनों लेयर है ये कनेक्टेड है वायर से, इसका मतलब इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है। तो इन दैट केस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस दैट मस्ट इक्वल्स पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इनफाइनाइट। अगर ऐसा हुआ तो दोनों का कॉम्बिनेशन कौन सा? पैरेलल। पोटेंशियल डिफरेंस सेम है मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन निकला तो सीधे सी इक्विवेलेंट बोलोगे। छोटा सा लेकिन कॉन्सेप्चुअली अच्छा सवाल होता है ये सब। तो हम लोग कहेंगे जो इनफाइनाइट और आउटर लेयर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है वही पोटेंशियल डिफरेंस आपका किसका? तो स्मॉल ए और बी के बीच में है। इसका मतलब कॉम्बिनेशन पैरेलल इक्विवेलेंट निकल गया। चल आगे देख लो। एक टर्म आता है जिसका नाम है शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट क्या है? छोटा सर्किट। अरे छोटा रे बड़ा रे क्या फर्क पड़ता है? देखिए अगर किसी कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल कंडक्टर के हेल्प से कनेक्ट कर दिया जाए तो ये कहा जाता है कि दोनों टर्मिनल कॉमन पोटेंशियल पे आ गया। मतलब चार्ज कभी भी कैपेसिटर से नहीं जाकर ऊपर वाले कंडक्टर से पास कर जाएगा। इसी कॉम्बिनेशन का नाम कुछ और नहीं, क्या बोलते हैं? शॉर्ट सर्किट। जैसे देख लो ये कैपेसिटर है तुम्हारा, कंडक्टर का कनेक्शन हो गया ए और बी। तुमने चार्ज भेजा, चार्ज को जाना इधर चाहिए था लेकिन जाएगा नहीं। क्यों? यह जंप करके जाने वाला खेल है, जंप मतलब इंडक्शन मेथड से, लेकिन इधर रास्ता एकदम स्मूथ बना हुआ है, भला इधर से क्यों जाएगा? तो सारा का सारा चार्ज जो होगा इधर से, इसका मतलब यही कैपेसिटर जो है यही शॉर्ट सर्किटेड कहलाएगा। इसका मतलब क्या? तो पोटेंशियल ऑफ ए और पोटेंशियल ऑफ बी जो होगा, अगर कहीं कोई कैपेसिटर शॉर्ट सर्किटेड हो गया, एकदम दिमाग में बैठा लेना कि उस कैपेसिटर से होकर कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा। क्लियर? अब देख लो आप, मैंने कहा क्या कि सिर्फ टर्मिनल को कॉमन पोटेंशियल पे लिखना है, ये ध्यान रखना। फाइंड सी इक्विवेलेंट ए बी, ए और बी के बीच में। दिस इज ए एंड दिस इज बी। सभी के कैपेसिटर बराबर है, कैपेसिटी सेम है। आपको बोला गया कि बता क्या होगा सी इक्विवेलेंट का वैल्यू। देखो जब कभी भी टर्म ये पॉइंट अननोन हो, जिसके बारे में आपको आइडिया नहीं रहे और कॉम्बिनेशन डिफाइन नहीं हो रहा है प्रॉपर, तो जितने अननोन पॉइंट्स है सबसे पहले उसका नेमिंग कर देना। जैसे मुझे एक ये मिला, मैं तो सी लिखता लेकिन कैपेसिटी लगने लगेगा इसलिए डी लिख दिया। एक ये अनजान सा है इसलिए इसका नाम ई, इसका नाम एफ लिख दिए, बाकी तो है। अब ध्यान देकर देखो, ए डायरेक्ट कनेक्टेड है ई से कंडक्टर के हेल्प से। इसका मतलब ए और ई का पोटेंशियल हर हाल में सेम होगा। अगर होगा तो ए और ई को एक जगह लिख दो। डी डायरेक्ट कनेक्ट कर रहा है एफ से, इसका मतलब डी एंड एफ का एक होगा, एक जगह लिख दिए। बी अलग है तो है।
जो हमारे इनसे करना था कि पॉइंट को प्रॉपरली डिफाइंड करें, हमने कर लिया। अब यार देख, जिसके जो कैपेसिटी है लगा दे। ए और डी के बीच एक है, लगा दिया। डी एंड ई के बीच एक है, वो भी लगा दिया। ई एंड एफ के बीच एक है, वो भी लगा दो। ए डी, डी ई, देखो डी ई एफ, ई एफ, एक और एफ और बी के बीच में। अब ये तीनों कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल, मतलब सी इक्विवेलेंट बोलोगे 3C। अगर कहोगे इसके साथ तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन 3C है इसके साथ सीरीज में, इसका मतलब सी इक्विवेलेंट जो होगा 3C इंटू सी बाई 3C प्लस सी, मतलब 3C/4। कोई दिक्कत है तो बोल। तो इस तरह का केस जहां पे टर्मिनल के बारे में बहुत कुछ नहीं पता हो लेकिन कंडक्टर का कनेक्शन हो, तो आप ये मानना कि शॉर्ट सर्किटेड है। इन दैट केस शॉर्ट सर्किट जो भी कैपेसिटर हो गया, उस कैपेसिटर से कोई चार्ज का फ्लो नहीं होगा क्योंकि उसका दोनों टर्मिनल सेम पोटेंशियल पे आ गया है। ऐसे ही अब देख लो, मैं एग्जांपल बोलता हूं शॉर्ट सर्किट के लिए। फाइंड सी इक्विवेलेंट ए बी। मैंने कहा ये है तुम्हारा सबका अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, कुछ भी जैसा दिया रहे वैसा ले लेना। देखो ए और बी के बीच पूछ रहा है, मतलब ए से शुरू करना है, बी पे पहुंचना है। दिक्कत कहां पे हो रहा है? दिक्कत हो रहा है कि यार इतना सारा इस तरह के सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे? ए और बी के बीच पहुंचना है, मतलब बाहर से तोड़ते आओ। ये दोनों कौन सा सीरीज, इसके साथ भी सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज, तोड़ते आओगे और वो सही भी होगा। लेकिन इस सवाल में नहीं। क्यों? क्योंकि इस सवाल में ए से बी जाने के लिए हमें इतना घूमने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि यहां तो डायरेक्ट ये शॉर्ट सर्किट रास्ता दे दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब जो पोटेंशियल यहां का वही पोटेंशियल यहां का, दोनों का पोटेंशियल सेम हो गया। ये सब बेकार हो गया हमारा, ये भी यूजलेस हो गया। ये सी और ये सी इक्विवेलेंट अगर बोलोगे तो कितना के बराबर? कितना डरावना सा बड़ा सा था, आंसर देख लो कितना छोटा सा है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया, दोनों का सेम पोटेंशियल हो गया दोनों टर्मिनल का, इसीलिए ये कहेंगे ये एंड सेम पे, दोनों को चिपका दो ना एक जगह। अगर चिपका दिया तो इधर चार्ज घूमने जाएगा कहां? चार्ज या उसका कंपोनेंट कभी भी ऐसे रास्ते पे नहीं जाता जहां से लौटते समय उसे लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल जाना पड़े। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, इसलिए कभी उस रास्ते पे नहीं जाएगा। या ये कह लो कि चार्ज या उसका कोई भी कंपोनेंट कभी अपने पाथ को रिपीट नहीं करता है। अगर ये हायर है, इधर लोअर है, हायर से लोअर चला गया, फिर यहां भी तो वही पोटेंशियल है, लोअर से हायर वाला आएगा क्या? इसका मतलब ये जो पार्ट है ये डेड पार्ट है, यहां से सीधा निकल गया इक्विवेलेंट। आगे देख ले। स्टूडेंट ब्रिज तो अच्छे से जानता है।
C1 C2 C3 C4, अगर कभी ऐसा हो C1 C2 C3 C4 हो तो हम लोग कहते हैं कि बैलेंस व्हीटस्टोन है। उस केस में यही कहा जाता है कि पोटेंशियल ऑफ M बराबर पोटेंशियल ऑफ N के, इसका मतलब हुआ C5 जो है यूजलेस हो जाता है। पोटेंशियल दोनों का सेम है, इसका मतलब क्या हो गया कि C5 अगर यूजलेस शॉर्ट सर्किट है तो आप हटा दो उसको, सर्किट क्या होगा, तो सर्किट कॉम्बिनेशन इस तरह का। दो तरीका है, दोनों में जो मन करे आप कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। C1 C2 C3, जब कोई चार्ज फ्लो करेगा ही नहीं C5 से तो C5 तुम्हारा डेड हो गया। मैंने कहा कि इसको हटा दो, या तुम कहोगे नहीं कंडक्टर से कनेक्टेड है, कंडक्टर से कनेक्टेड है, तुम्हारी मर्जी यार, कर ले। दोनों में फर्क देखो, ये दोनों किसमें सीरीज, ये दोनों किसमें सीरीज, आपस में पैरेलल, इसमें ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में सीरीज। तो पहले पैरेलल कर लो फिर सीरीज कर लो, पहले सीरीज कर लो फिर पैरेलल कर लो, आंसर सेम आएगा। अगर C1 C2 C3 तो C इक्विवेलेंट भी C होगा, बस ये याद रखना। सभी कैपेसिटर जो व्हीटस्टोन ब्रिज में इन्वॉल्व है, अगर इक्वल कैपेसिटी का है, इक्विवेलेंट का भी कैपेसिटी उतना ही होगा जितना इंडिविजुअल का कैपेसिटी है। कोई दिक्कत तो बोलिए। अब इस पे सवाल करना बेकार है, क्योंकि ये सब तो तुम लोग जानता होगा यार कि अगर लगा हुआ है 5 तो क्या होगा, कैसे तोड़ेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। व्हीटस्टोन पे बहुत दिमाग लगाना बेकार है। कोई दिक्कत वाली बात है तो बोल। अरे सही है, चल अगला देखते हैं। इनके सब, क्योंकि पूछ भी नहीं रहा, अब पूछ भी नहीं रहा इस पे सवाल। अब पूछता है क्या, तो इन केस ऑफ प्लेट अरेंजमेंट। अगर प्लेट को अरेंज कर दिया जाए तो एक बात याद रखना कि सभी प्लेट का एरिया सेम है, कंजिक्यूटिव प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है, सभी का एरिया सेम और लगातार प्लेट के बीच का सेपरेशन सेम है, ये फिक्स है, इसमें कोई बदलाव नहीं। आप देख लो, एक तुम्हारा ये प्लेट, एक तुम्हारा पहला बोल रहे हैं, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। C इक्विवेलेंट क्या होगा, C नॉट मतलब एप्सिलॉन नॉट A बाई D। दूसरा केस देख ले, मैंने कहा पॉजिटिव, मैंने कहा ये पॉजिटिव, स्वाभाविक है, प्लस है टर्मिनल तो। नेगेटिव है, जहां पे एक्सटर्नल कोई नहीं हो, आइसोलेटेड प्लेट का कॉन्सेप्ट नहीं हो, ऑल्टरनेट प्लस माइनस का खेल आता हो, हमेशा याद रखना कि नंबर गिनना, नंबर से एक कम वही आंसर होगा। ऐसे अगर मैं आपको सिखाऊं कि भाई क्या करना चाहिए इस तरह के केस में, कॉन्सेप्ट भी समझना जरूरी है, तो मैं बोलूंगा एक तरफ से चलना शुरू कर, दूसरे टर्मिनल तक पहुंच जाओ। यहां देखो, ए का पॉजिटिव और बी का नेगेटिव मिलकर एक कैपेसिटर, फिर से ए का पॉजिटिव बी का नेगेटिव मिलकर एक कैपेसिटर, मतलब साफ है।
पैरेलल कॉम्बिनेशन। यहां कहोगे ए का पॉजिटिव बी का नेगेटिव, ये ए है तुम्हारा, ये बी है तुम्हारा, ए का पॉजिटिव बी का नेगेटिव। फिर आगे बढ़ क्या होगा, तो बी का नेगेटिव ए का पॉजिटिव, मैं बोलूंगा इतना कुछ करने का जरूरत नहीं। ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाले अरेंजमेंट में नंबर गिनना उससे एक कम आंसर होगा कैपेसिटी का। जैसे यहाँ 2 है तो एक हो गया सी के बराबर, यहाँ 3 प्लेट 2C, 4 प्लेट 3C, 10 रहेगा 9C, 12 रहेगा 11C, 20 रहेगा 19C, जितना रहेगा उससे एक कम आंसर होगा। एक एग्जाम्पल डायरेक्ट मैं बोलता हूं, देख ले, चौथे नंबर का लगा रहा हूं। इक्विवेलेंट 1 2 3 4 5 6, पक्का? हाँ जी एकदम पक्का। तो अगर ऑल्टरनेट प्लस माइनस वाला खेल रहे, आइसोलेटेड प्लेट नहीं रहेगा, डायरेक्ट आंसर लगाना। लेकिन अगर आइसोलेटेड रहेगा तो देख लो, जैसे मैंने कहा ये तुम्हारा पॉजिटिव प्लेट है, ये तुम्हारा नेगेटिव प्लेट है, बीच में तुम्हारा एक ये आइसोलेटेड प्लेट डाल दिया गया। दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। बेसिक रूल हमेशा काम करेगा। दिस पॉजिटिव, दिस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये नेगेटिव ना, दिस नेगेटिव, दिस नेगेटिव। अब अगर ये पॉजिटिव है तो इंडक्शन नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है तो इंडक्शन नेगेटिव होगा, नेगेटिव है तो इंडक्शन पॉजिटिव होगा, नेगेटिव है तो इंडक्शन पॉजिटिव। नेमिंग कर, ए बी, इसका नेम एम बोल देते हैं। चलना शुरू करो। ए का पॉजिटिव एम के नेगेटिव के साथ मिलकर एक कैपेसिटर बनाया। देखिए यहां पे ए बी, बीच में एम है। ए का पॉजिटिव एम के नेगेटिव के साथ, ए का पॉजिटिव एम के नेगेटिव के साथ, ए का एक और पॉजिटिव एम के एक और नेगेटिव के साथ, आगे बढ़ो, एम का पॉजिटिव बी के नेगेटिव के साथ, एम का पॉजिटिव बी के नेगेटिव के साथ, एम का एक और पॉजिटिव बी के एक और नेगेटिव के साथ, हो तो गया, पहुंच तक है। एक कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर, 3 कैपेसिटर और 4 कैपेसिटर। लेकिन एक जगह है जहां पे हम लोग का छूट रहा है। क्या छूट रहा है भाई? ए का अपना पॉजिटिव, बी का, कहीं भी प्लेट अरेंजमेंट होगा तो चार्ज इधर भी रहेगा, यहां भी रहेगा। मतलब अब कहोगे तो ये बी है, ए का अपना पॉजिटिव बी के नेगेटिव के साथ, हो तो गया। अब आ जाओ मुद्दे पे, ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, आपस में सीरीज, इसके साथ पैरेलल। मतलब 2C 2C सीरीज कॉम्बिनेशन C के साथ पैरेलल में 2C, आंसर इज 2C के बराबर। कोई दिक्कत है? तो आपको इस तरह के केस में अरेंजमेंट अगर करना रहे तो आप अरेंज कर लोगे, कैसे होगा? कोई कंफ्यूजन है तो बोल लो। अगला, इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर इंसर्टेड रहेगा तो
डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्टेड बिटवीन प्लेट, अगर प्लेट के बीच डायलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट करा हुआ रहेगा तो क्या होगा, हम लोग आगे पढ़ेंगे। अरे ठीक है।